Hello प्यारे बच्चों, once again I am welcoming you all to this wonderful platform of education that is MKChan classes and we were dealing with the cytology। और cytology के अंदर बेटा हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ऑलमोस्ट सब कुछ कर ही लिया है। हम we have already discussed the endoplasmic reticulum, then we have discussed the Golgi apparatus, then we have discussed the lysosome, now is the turn of vacuoles। We were only left with the vacuoles in the endomembrane system। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सिर्फ आज वैक्यूल पढ़ेंगे, देन वैक्यूल के बाद वी विल मूव ऑन टू दी माइटोकॉन्ड्रिया। तो वैक्यूल्स क्या हैं, क्योंकि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है तो इनको हम पढ़ लेते हैं। तो वैक्यूल्स क्या है बेटा, दीज आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स spherical structures bounded by a single membrane। क्या है बेटा, ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर हैं और उस गोल गोल स्ट्रक्चर के बाहर क्या है, एक सिंगल मेम्ब्रेन है। एंड दैट सिंगल मेम्ब्रेन का नेम क्या है, द नेम ऑफ दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज द टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं उस सिंगल मेम्ब्रेन को, दैट सिंगल मेम्ब्रेन इज नोन एज द टोनोप्लास्ट। तो क्या होती है टोनोप्लास्ट, इट इज द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। ठीक है, अब वैक्यूल की जो ये मेम्ब्रेन है कैसी होती है, इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो बेटा वैक्यूल कंटेन्स दी वैक्यूल्स कंटेन, क्या क्या होता है वैक्यूल के अंदर, पानी होता है बेटा, सैप होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं and other waste materials and other waste materials। तो भर दे फिर वैक्यूल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। वैक्यूल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, वाटर के साथ साथ सैप प्रेजेंट है, उसके साथ क्या है, कुछ वेस्ट मटेरियल्स प्रेजेंट है, उसके साथ साथ क्या प्रेजेंट है बेटा, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स प्रेजेंट है। तो भूलेंगे तो नहीं, कुछ भी नहीं है, वैक्यूल बड़ी सिंपल सी चीज़ है, बस ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है तो इसको पढ़ा रहे हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी टोनोप्लास्ट के बारे में। बेटा ये जो टोनोप्लास्ट है ना, इट इज़ नॉट फुली परमिएबल, इट इज़ नॉट सेमी परमिएबल, इट इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। जो टोनोप्लास्ट है, द टोनोप्लास्ट ऑफ वैक्यूल इज सिलेक्टिवली परमिएबल। क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब समझते हो, कुछ सिलेक्टेड आयंस को ही, कुछ सिलेक्टेड मटेरियल्स को ही अपने अक्रॉस अंदर से बाहर और बाहर से अंदर ट्रांसपोर्ट होने देगी। और जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा मटेरियल्स का, दैट विल बी काइंड ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये जो सिलेक्टिवली परमिएबल होगा, जो ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स is against the concentration gradient। ये क्या लिख रहे हो मैम, बेटा अभी ये बड़ी जल्दी समझ आने वाला है, बस हम चल रहे हैं अभी आगे आगे, जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे सब चीज़ों से आप फेमिलियर हो जाओगे। वैसे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता क्या है, एक साइड पे किसी चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, एक साइड पे कम। जैसे पानी है, ज़्यादा हाइट पे और एक कम हाइट पे, तो अपने आप अगर पानी को जाना है ज़्यादा हाइट से कम की तरफ तो अपने आप ही फ्लो हो जाता है ना। लेकिन कम से ज़्यादा की तरफ पहुंचाना हो, पानी को नीचे से ऊपर की तरफ हाइट पे पहुंचाना हो, तो यू नीड टू पुट सम एनर्जी इन दैट सिस्टम।
पानी को नीचे से ऊपर ट्रांसपोर्ट करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको इलेक्ट्रिक मोटर लगानी पड़ती है। लेकिन अगर ऊपर से नीचे गिरना है अपने आप ही गिर जाता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, उसमें तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, किसी भी चीज़ की अगर कॉन्सेंट्रेशन एक साइड पे ज़्यादा है एक साइड पे कम है तो वो ज़्यादा वाला कम की तरफ अपने आप चलता है। कब तक चलता है, जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता। जैसे उसमें नहीं देखते, थोड़ा बहुत देखते, क्या फिजिक्स में भी पढ़ते हो आप, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या जब पोटेंशियल की बात करते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इधर पोटेंशियल ज़्यादा है 10 वोल्ट, इधर पोटेंशियल 4 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है ना, कब तक, जब तक पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, सेम नहीं होता, तो चार्ज मूव करता है वहाँ से, है ना। तो इस तरह की चीज़ें सब कुछ तो समझ के। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, वेन एवर देयर इज डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट किसे बोलते हैं, कि ज़्यादा से कम की तरफ कोई भी चीज़ अपने आप फ्लो करे। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ अगेंस्ट दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कम से ज़्यादा की तरफ सोल्यूट्स या किसी भी तरह के सब्सटेंसेस मूव कर रहे हैं, और जब भी हम अगेंस्ट दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हैं तो वी ऑलवेज रिक्वायर एनर्जी। क्या लगानी पड़ती है हमें, अगर उल्टी दिशा में चलना है तो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। और जिस भी किसी ट्रांसपोर्ट में, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस दी मेम्ब्रेन, अगर एनर्जी इन्वॉल्व है तो उस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बस वैक्यूल के बारे में और कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है अब। और नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ वैक्यूल। बस बेटा इतनी ही नॉलेज हमारी एनसीईआरटी में है, बस उतनी ही हम पढ़ रहे हैं, उससे एक शब्द भी ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। अब टाइप ऑफ वैक्यूल बेटा हमारे पास होते हैं 3 टाइप के, और वो 3 टाइप के वैक्यूल तीनों हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, शायद वो एक नहीं है, हाँ एक लिख लीजिए आप। एक टाइप होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, दूसरा टाइप बेटा हमारे पास होता है फूड वैक्यूल्स, और एक टाइप हमारे पास होते हैं बेटा दैट इज नोन एज गैस वैक्यूल्स। और गैस वैक्यूल्स को हम स्यूडो वैक्यूल्स भी बोलते हैं, स्यूडो वैक्यूल्स। तो ये 3 टाइप के बेटा वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म में। अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑलरेडी पढ़ चुके हो आपने, यूग्लिना में पढ़ा था हमने, अमीबा में पढ़ा था। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस चीज़ के लिए होता है, एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका, अमीबा लिख लीजिए, यूग्लिना लिख लीजिए। किस लिए प्रेजेंट होता है, फॉर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर लेके जाता है, एंड ओस्मो रेगुलेशन। लिख दो यहाँ पे, यूग्लिना भी लिख दें, बड़ा सुंदर सा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है यूग्लिना में। तो एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन पता है ना क्या होती है, ओस्मो रेगुलेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म, अब जैसे यूग्लिना है फ्रेश वाटर के अंदर रहता है, तो और यूग्लिना की बॉडी के अंदर तो भाई साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है ना, उसमें तो डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स और शुगर प्रेजेंट है। तो पानी एंडोस्मोसिस पड़ा होगा ना, बाहर क्या है फ्रेश वाटर, अंदर क्या है कॉन्सेंट्रेशन डिजोल्व सोल्यूट्स की वजह से थोड़ी ज़्यादा है यूग्लिना की बॉडी के अंदर, तो पानी बाहर से अंदर की तरफ मूव करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। तो इतना जब एक्सेसिव पानी अंदर घुस जाएगा तो यूग्लिना बर्स्ट नहीं हो जाएगा। तो टू अवॉइड बस्टिंग, जो फालतू के सॉल्ट्स या फालतू का जो पानी है बॉडी से बाहर निकालने का काम, कि भैया बस इतना पानी हमें ऑप्टिममली चाहिए अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, बाकी जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको दूसरी साइड से निकालते चलो। कि कितना चाहिए और कितना बाहर फेंकना है वापस, वो सारा का सारा ओस्मो रेगुलेशन का काम कौन करता है, दैट इज़ डन बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। फूड वैक्यूल, अरे भाई बड़ी सिंपल सी चीज़ है, कोई भी फूड खाया, लाइक प्रोटिस्ट में पढ़ा था हमने फूड वैक्यूल, है ना, प्रोटिस्टा के अंदर पढ़े थे ना फूड वैक्यूल, फूड एनगल्फ किया और वो फूड जो है वैक्यूल की फॉर्म में सेल के अंदर घूम रहा है। तो वैक्यूल कंटेनिंग दी फूड, वैक्यूल कंटेनिंग फूड इज नोन एज फूड वैक्यूल। उसके बाद है गैस वैक्यूल या स्यूडो वैक्यूल। स्यूडो वैक्यूल क्यों बोलते हैं, सबसे पहले तो गैस वैक्यूल को, बिकॉज इट इज़ मेम्ब्रेन लेस। क्या है इसकी पहचान, कैसा है ये, मेम्ब्रेन लेस, लेकिन ये वैक्यूल है, इसके ऊपर कोई भी टोनोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है। साइटोप्लाज्म के बीच में ही छोटा सा एक एयर बबल, गैस का बबल अगर बन गया तो उसके आसपास क्या मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, नहीं प्रेजेंट होती। तो मेम्ब्रेन लेस होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एग्जाम्पल लिख लीजिए बेटा,
पर्पल सल्फर एंड ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन बैक्टीरिया। फंक्शन क्या है बेटा? प्रोवाइड्स buoyancy इन वाटर, पानी के अंदर तैरने के लिए buoyancy समझते हैं ना, ऊपर तैरते रहना, फ्लोट करते रहना, वो प्रोवाइड करता है गैस वैक्यूल, क्योंकि हल्का कर देता है सेल को, हल्का करके वो सेल क्या करेगी? पानी के ऊपर फ्लोट करना शुरू हो जाएगी। दैट वाज ऑल अबाउट द वैक्यूल। तो इट वाज नथिंग दैट मच रॉकेट साइंस आई कैन से, है ना। इंपॉर्टेंट ये नहीं कहूँगी नॉट इम्पॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट तो हर चीज़ है अगर एनसीईआरटी के अंदर हमें गिवन है। तो चलिए अब आगे आ जाते हैं बेटा हम नेक्स्ट ऑर्गेनल की तरफ, जिसका नेम है माइटोकॉन्ड्रिया। किसने सबसे पहले ऑब्जर्व किए थे? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व्ड बाय द कॉलिकर, एंड नेम किसने दिया था? बेंडा, है ना। ऑब्जर्व्ड बाय द, किसने ऑब्जर्व किया था सबसे पहले? कॉलिकर। कहाँ पे? इंसेक्ट की मसल सेल में। अच्छा ये स्मॉल के लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? कॉलिकर ने, इन इंसेक्ट मसल सेल एंड नेम्ड बाय, और नेम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया था? दैट वाज गिवन बाय द बेंडा, BENDA, नेम दिया था बेंडा ने, और सबसे पहले ऑब्जर्व किया था इंसेक्ट की मसल सेल में कॉलिकर ने। कैसे स्ट्रक्चर है? सबसे पहले हम लोग इनके बारे में क्या लिखेंगे? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल का समझते हो मीनिंग? अभी बना के भी दिखाऊंगी इसका स्ट्रक्चर। दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हैं इसके पास। अभी तक जो आपने पहले पढ़े थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, गोल्जी पढ़ा आपने, लाइसोसोम पढ़े हमने, वैक्यूल पढ़े, बस एक सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी ना उनके पास। यहाँ पे दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होंगी, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। कैसी शेप है इसका बेटा? इट इज सॉसेज शेप्ड। ये स्फेरिकल भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है, एंड इवन ब्रांच्ड भी हो सकता है। ठीक है, वैसे इसकी शेप कैसे होती है? इट इज़ मोर और लेस लाइक अ सॉसेज। तो सॉसेज शेप्ड होता है, डबल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होगा बेटा? प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं। एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, मैंने बताया ही था प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा। यूकैरियोटिक सेल में कहाँ प्रेजेंट नहीं होगा? जहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी। एब्सेंट इन सेल्स विद एनारोबिक रेस्पिरेशन। समझते हो ना एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? वो ऑर्गेनिज्म जो रेस्पायर करते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है। और कहाँ पे प्रेजेंट नहीं है? मैच्योर्ड मेमेलियन आरबीसीज में, है ना। सेल्स विद ऑल्सो एब्सेंट इन मैच्योर्ड मेमेलियन आरबीसीज। सिर्फ मैंने कौन सी लिखी है ध्यान देना? मैच्योर्ड। लेकिन अभी जब वो अर्ली हैं, अभी जस्ट बनी है, नई नई है, तब उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। लेटर स्टेजेस में वो अपना न्यूक्लियस भी लूज़ कर देती हैं और माइटोकॉन्ड्रिया भी लूज़ कर देती हैं। इसके अलावा बेटा इसके कुछ डायमेंशंस भी हमारी बुक के अंदर दिए हुए हैं, और डायमेंशंस क्या हैं बेटा? इसका जो डायामीटर है वो कितना है? आई थिंक 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर, और जो इसकी लेंथ है, हमने बिल्कुल एनसीईआरटी वाला डेटा लिखना है, 1 माइक्रोमीटर से लेके 4.1 माइक्रोमीटर तक हो सकती है ना। ये हो गया बेटा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। और इसका नंबर कितना होता है? नंबर तो बेटा इसका हर जगह वेरी करेगा। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया
number of mitochondria. Varies varies with the activity of the cell. माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर सेल की एक्टिविटी के हिसाब से वेरी होता है. अगर कोई ज़्यादा मोर एक्टिव सेल है उसके अंदर मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, लेस एक्टिव सेल है उसके अंदर लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होंगे. लिख लीजिए, मोर एक्टिव सेल में क्या होगा, मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और जो सेल एक्टिव नहीं है उसमें क्या होंगे, लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे. अब मोर एक्टिव सेल कैसे हो सकती हैं, एग्जांपल दे सकते हो एक्टिव सेल का. लाइक हमारे पास मसल सेल है, और क्या है हमारे पास, कार्डियक सेल. हाँ, वो मसल सेल वही आ गई ना, उसमें कार्डियक सेल भी आएगी, लगातार काम करती रहती हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन करती रहती हैं. हमारे पास जो नर्व की सेल है, नर्व कंडक्शन के टाइम में उनमें कितनी सारी एनर्जी चाहिए होती है. कोई भी डिवाइडिंग सेल है, एनी डिवाइडिंग सेल है ना, तो एक्टिव, या कोई भी सेल अगर एक्टिवली रेस्पायर कर रही है, कोई भी सेल जो प्रेजेंट होगी एक्टिविटी जोन के आसपास, मतलब सेल का जो भी हिस्सा एक्टिवली मतलब मेटाबॉलिज्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी. उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वहाँ पे कौन बैठा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया. क्यों बैठा होगा, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. क्या बोलते हैं हम इसको, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पे क्या बनती रहती हैं, एटीपी का सिंथेसिस होता रहता है. क्या होता रहता है, एटीपी का सिंथेसिस होता रहता है. तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया बेटा. इसके बाद आ जाते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया पे. अब स्ट्रक्चर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का, मैंने क्या कहा था, स्ट्रक्चर में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हैं. क्या प्रेजेंट है स्ट्रक्चर में, सबसे पहले लिख लेते हैं मेम्ब्रेन्स. कैसी मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. एक प्रेजेंट होती है आउटर मेम्ब्रेन, और एक प्रेजेंट होती है बेटा इनर मेम्ब्रेन. तो दो मेम्ब्रेन्स आपको दिखाई पड़ रही हैं, देखो, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक क्या प्रेजेंट है, इनर. एक ये बाहर वाला, फिर उसको काट दिया, उसके अंदर से आपको क्या दिख रहा है, इनर मेम्ब्रेन. अब आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस. लिखा हुआ है कहीं पे, यस दे हैव शोन इट. तो देखो बेटा, ये है एक मेम्ब्रेन, ये है दूसरी मेम्ब्रेन. ये क्या है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन. समझ आ जाएगा ओ यू से, दिस इज द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ये क्या है, दिस इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ये ना बेटा एक बार पढ़ लो माइटोकॉन्ड्रिया, आप कहोगे सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे गजब और सबसे प्यारी ऑर्गेनेली है. हमेशा इसको पढ़ने में भी, इसको पढ़ाने में भी, इसको याद रखने में भी बड़ा मज़ा आता है. माइटोकॉन्ड्रिया बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, बोरिंग चीज़ नहीं है, तो बड़े प्यार से इसको पढ़ना. तो एक आउटर मेम्ब्रेन है जिसे हम बोलते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, एक उसके अंदर है विच इज़ नोन एज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. और दोनों के बीच में आपको ये स्पेस दिखाई दे रहा है, ये वाला जो स्पेस है, ये स्पेस, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज नोन एज दी, किधर लिखे, दिस स्पेस इज नोन एज दी इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस. ठीक है, ये देखो, ये आउटर और इनर के बीच में ये वाला स्पेस, ये इन्होंने भी दिखा रखा है, दिस इज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. क्या बोलेंगे इसको, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल. माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ पेरी फ्री स्पेस प्रेजेंट होता है. क्या नेम होता है इसका, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज दी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. ओके. अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना बेटा, इट इज इनफोल्डेड. देखो ये है इनर मेम्ब्रेन, ये अंदर की तरफ ऐसे इनफोल्ड हो रखी है, ऐसे फोल्ड्स के फॉर्म में, ऐसे, मतलब इट इज इनफोल्डेड. अब वो इनफोल्डिंग्स अगर मैं वहाँ बनाऊँ, बना लें फिर,
चलो बना ही लेते हैं, है ना, बनानी ही पड़ेंगी अगर आपको समझाना है तो अगर बनाएं इसको तो कैसे बनाएंगे? जो अंदर की मेम्ब्रेन है इट इज़ नॉट रेगुलर, ये कैसे है? इस तरह से, इट इज़ फोल्डेड एट सम रीजन्स, और जहाँ पे फोल्डेड है बेटा उन रीजन्स को हम क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज दी क्रिस्टा। एक को बोलेंगे क्रिस्टा, बहुत सारों की बात कर रहे हैं तो उनको हम बोलेंगे क्रिस्टी। तो ये देखो, ये जो मेम्ब्रेन फोल्ड है उसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज दी क्रिस्टा। और क्रिस्टा कहाँ पे? अंदर की तरफ ये मेम्ब्रेन कहाँ फोल्ड हो रही है? क्या है वो खाली जगह जो बची हुई है? ये वाली जो सारी की सारी खाली जगह है, ये सारी, ये वाला जो खाली स्पेस है सारा, ये सारा क्या है? ये जो येलो से मैं फिल कर रही हूँ, दिस होल इज़ दी मैट्रिक्स। क्या है ये येलो कलर का? ये सारा कुछ क्या है? दिस इज़ दी मैट्रिक्स। तो क्या है बेटा? एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन क्या है? इट इज़ इनफोल्डेड, और फोल्ड होके ये क्या बना रही है जगह जगह पे? ये क्या बना रही है? क्रिस्टी बना रही है। प्लूरल, क्रिस्टे किसके लिए यूज़ हो रहा है? प्लूरल के लिए, ठीक है। और इन दोनों के बीच में तो हो गई मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन के बाद दूसरी ऑर्गेनली क्या आ गई बेटा? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कहाँ पे प्रेजेंट है? इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी प्रेजेंट है इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज द मैट्रिक्स। और एक और चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज द ओक्सीजोम्स। ओक्सीजोम्स क्या प्रेजेंट होते हैं? ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना बेटा, इनर मेम्ब्रेन की ये जो इनफोल्डिंग है, अगर इसको मैं और आपको क्लोज करके जूम करके मैग्नीफाई करके अगर पास से दिखाऊं ना बेटा, तो इन क्रिस्टा के ऊपर ना इस तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं लॉलीपॉप जैसे। इट कंटेन्स दी स्ट्रक्चर्स लाइक लॉलीपॉप्स, ऐसे। और इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? सारे क्रिस्टा के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ऐसे। इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज दी ओक्सीजोम्स, ठीक है। चलो हम एक काम करते हैं, ये तो हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम डायग्राम ना खुद ड्रॉ कर लेते हैं, डिटेल्ड स्ट्रक्चर पहले। माइक्रो क्रिस्टा और ऑक्सीजोम पे भी बाद में चलेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं ड्रॉ करूं माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये देखो, अरे कौन सा कलर आ गया? ये लो बेटा, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, सॉसेज शेप्ड है। अजीब ही बन गया ना, ज़्यादा कॉन्शियस होके बनाओ तो सुंदर नहीं बनता है, रफली बनाओ तो कोई भी चीज़ बड़ी अच्छी। अब इसको नीचे से ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। सॉसेज शेप्ड, मेरे को उतना 3D नहीं दिखाना है, मुझे तो आपसे सिंपल काम की बात करनी है। ये मैंने क्या ड्रॉ की है? आउटर मेम्ब्रेन। फिर मैंने क्या ड्रॉ की है? ये इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन क्या है? इट इज़ फोल्डेड एट सम प्लेसेस। ये ऐसे फोल्डेड है जगह जगह पे। कहाँ पे? मैट्रिक्स के अंदर धसी हुई है ऐसे। आई थिंक सो पूरा बनाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा स्ट्रक्चर। तो बेटा सबसे बाहर ये क्या प्रेजेंट है? दिस इज द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये क्या प्रेजेंट है? दिस इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है? ये डॉटेड वाला वाइट डॉट से जो मैं एरिया फिल कर रही हूँ, ये सारा का सारा क्या है? दिस इज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। या दोनों मेम्ब्रेन के बीच का है ना, तो इंटर क्या होता है? बिटवीन टू थिंग्स। तो दिस इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। लो, इस सारे को हम वाइट कलर से फिल कर देते हैं। समझ में आ गया? ये सारा का सारा क्या है? इसको भी यहीं लिख देते हैं, दिस इज इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, ठीक है। अब ये जो मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्ड हुई है, ये क्या बना रही है? इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज दी क्रिस्टा। और ये अंदर की तरफ जो सारा कुछ हमारे पास पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है? देखो, ये जो अंदर की तरफ जितना भी स्ट्रक्चर पड़ा है, क्या ये ब्लू कलर के डॉट्स आपको विजिबल है? नहीं, ब्लू और वाइट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा, तो हम लोग पिंक से इसको फिल कर देते हैं। ये लो, ये जो अंदर पिंक वाला जितना भी रीजन है ना, ये पिंक डॉट वाला, ये सारा का सारा, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज नोन एज द मैट्रिक्स।
तो ये पिंक वन वाला जो है, वैसे तो ऐसे नाम लिखने नहीं चाहिए जैसे मैंने फैला के लिख दिया, लेकिन क्या कर सकते हैं ना, हमें अपना थोड़ा स्पेस बचाना है क्योंकि वहाँ मुझे एक और डायग्राम बनाना है, अदरवाइज एक ही साइड पे सारी लेबलिंग होनी चाहिए बायोलॉजी में। तो ये सारा का सारा जो पिंक कलर का है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मैट्रिक्स। तो अब आपने एक चीज़ देखा, ये जो मेम्ब्रेन्स हैं इन्होंने पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को 2 कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। क्या प्रेजेंट है पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्या प्रेजेंट है, 2 कंपार्टमेंट्स। कहाँ है वो 2 कंपार्टमेंट, देखो बेटा, ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, एक तो कंपार्टमेंट इसके बाहर प्रेजेंट है वाइट कलर की डॉट वाला, जिसको हमने क्या कहा था, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, दिस इज द आउटर कंपार्टमेंट, और एक ये जो अंदर बच गया मैट्रिक्स। तो पूरा जो मतलब आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी कंटेंट है वो 2 पार्ट्स में प्रेजेंट है, एक तो ये वाइट वाला और एक ये अंदर पिंक वाला। तो पूरा का पूरा जो स्पेस है वो 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गया, और वो 2 कंपार्टमेंट कौन से हैं, एक है आउटर कंपार्टमेंट और एक है इनर कंपार्टमेंट। अब आउटर कंपार्टमेंट का मतलब समझ रहे हैं ना, आउटर कंपार्टमेंट क्या है, ये इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, लिख दूं क्या यहाँ पे, चलो लिख ही लेते हैं, आप लोग भूल जाओगे। आउटर कंपार्टमेंट क्या है, इट इज़ द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की बात कर रही हूँ मैं, और इनर कंपार्टमेंट कौन सा है, मैट्रिक्स। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गई। और मैंने क्या बताया था बेटा, क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, एक और बड़ी, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये जो क्रिस्टे हैं इनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, लॉलीपॉप शेप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है ऐसे ऑल ओवर दी क्रिस्टे। अभी सारी क्रिस्टे पे तो नहीं मैं बनाने बैठूंगी है ना, तो पूरा मेरा टाइम इसी में निकल जाएगा, तो 1-2 के ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, ये लो इस तरह से, समझ रहे हो, लॉलीपॉप शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ऐसे। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज दी ऑक्सीजोम्स, और इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल्स। इधर ले आए इसको नीचे, या तो ऑक्सीजोम्स बोलते हैं या इनको हम बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल्स, या इनका एक और नेम होता है, इनको हम बोलते हैं बेटा एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। और पता माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या प्रेजेंट होता है, अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। बड़ी स्पेशल बात है होना है बेटा, ये अपना खुद का माइटोकॉन्ड्रिया होना, सॉरी अपना खुद का क्या प्रेजेंट है इसके पास, ये अपना खुद का क्या है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। और पता है इसके पास क्या क्या प्रेजेंट है, इसके पास ऑल दी 3 टाइप ऑफ आरएनएस प्रेजेंट है, इसके पास राइबोसोम भी प्रेजेंट है। तो ऑल दी 3 टाइप ऑफ आरएनएस कहाँ कहाँ पे बनाए, एक तो कहीं कहीं पे ये राइबोसोम्स बना दिए, ये लो, तो इनके पास अपने राइबोसोम्स भी प्रेजेंट हैं, है ना, किधर लेबल करें, ये राइबोसोम्स को मैं इधर लेबल कर देती हूँ, राइबोसोम्स। लेकिन राइबोसोम के बारे में अभी यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखनी है, बड़े दिमाग से सुनना इस चीज़ को, यहाँ पे राइबोसोम कौन से हैं, हम कौन सी सेल, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कैसे होते हैं, एटीएस टाइप के। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया किसका पार्ट है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल का, लेकिन इसके अंदर जो राइबोसोम है ना बेटा 70S टाइप के हैं। तो राइबोसोम कैसे हैं, 70S टाइप। तो यहाँ पे बॉक्स बनाओ, उस पे स्टार लगा लो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम मिलते हैं, क्योंकि ना बच्चे बड़ी बुद्धि लगाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया तो यूकैरियोटिक सेल में मिलता है, यूकैरियोटिक सेल में है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल ही हुआ, तो वहाँ पे क्या हुआ, एटीएस राइबोसोम मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया के पास कौन सा राइबोसोम होता है, 70S। और इसकी भी बात करूँगी मैं अभी, क्यों है ये ऐसा, क्यों है यहाँ पे ये ऐसा, इसकी हम बात करेंगे। एंड ऑल दी 3 टाइप ऑफ आरएनएस, ये mRNA है, rRNA है, सब कुछ प्रेजेंट है। तो इसके साथ साथ इसके पास क्या है, mRNA, tRNA, rRNA, सब कुछ प्रेजेंट है इसके पास। अपने rRNA है तो ये अपने राइबोसोम्स भी बना लेगा। लो जी, समझ में आ गया।
तो ये सारा का सारा इसका डायग्राम है डिटेल। अभी भी मुझे मज़ा नहीं आ रहा, तो हमें आपको क्या करके बताना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये जो मैंने क्या लिखा है, डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टा एंड ऑक्सीजोम। ये जो ऑक्सीजोम है ये क्रिस्टा के अंदर कैसे प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके आपको इधर दिखाऊं, मैं एक क्रिस्टा ड्रॉ करती हूँ। ये लो, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रेजेंट है बेटा एक क्रिस्टा। थोड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं, इसका मैग्नीफाइड व्यू बना रहे हैं, तो उसके अंदर कैसे प्रेजेंट होगा। ये लो, ऑक्सीजोम्स क्या स्ट्रक्चर होते हैं, ऑक्सीजोम ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। देखो, अरे भाई ये ऑक्सीजोम क्या है, ऐसे क्या हो गया पेन को, अरे सही तो है भैया, कलर क्यों नहीं दे रहे हो। ठीक है, ये हो गया, ये इसका स्टॉक हो गया, और इसके ऊपर हेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये देखो नीचे क्या प्रेजेंट है बेटा, देयर इज प्रेजेंट अ बेस। बेस से निकल रहा है क्या, एक लंबा सा स्टॉक, और स्टॉक के ऊपर क्या प्रेजेंट है, एक हेड। देखो ये नीचे क्या प्रेजेंट है, एक बेस। बेस से क्या निकल रहा है, एक स्टॉक, और स्टॉक के ऊपर क्या प्रेजेंट है, एक हेड। तो दिस इज द बेस। बेस से क्या निकल रहा है, स्टॉक। स्टॉक के ऊपर क्या प्रेजेंट है, हेड। दिस इज द बेस। बेस के ऊपर प्रेजेंट है स्टॉक, और स्टॉक से क्या निकल रहा है, हेड। समझ रहे हो ना क्या स्ट्रक्चर है, बेस स्टॉक हेड। ये लो, इस तरह से ये डायग्राम है। तो इसको हम लेबल कर लें, पहले किसकी बात करें। दिस इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑक्सीजोम। अब और इसके ऊपर ये पिंक कलर के जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स, ये क्या हैं, दीज आर दी ऑक्सीजोम्स। या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, F0 F1 पार्टिकल, या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल। तो अगर इसको एक की मैं फोटो आपको दिखाऊं, एक को बड़ा करके दिखाऊं, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है। देखो बेटा, इनके पास आपको देखने को मिल रहा है एक बेस। बेस से क्या है, एक स्टॉक ओरिजिनेट हो रहा है, और स्टॉक के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक हेड। ये लो, तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज अ बेस, दिस इज नोन एज द स्टॉक, और ये क्या होता है, दिस इज नोन एज द हेड। तो ये F0 F1 क्या है मैम, देखो बेटा, ये जो इसका हेड वाला रीजन होता है ना, इसको हम बोलते हैं F1। ये जो इसका बेस वाला रीजन होता है ना, इसको हम बोलते हैं F0। तो F0 F1, ये स्टॉक क्या हो गया, तो स्टॉक है बीच में जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो ये किसका डायग्राम हुआ, दिस इज एन ऑक्सीजोम। क्या बनाया है, ऑक्सीजोम। अगर आपको एक ऑक्सीजोम ड्रॉ करना है तो पूरा ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ये किसका डायग्राम है, दिस इज दी वन क्रिस्टा। क्या ड्रॉ किया है हमने, एक क्रिस्टा ड्रॉ किया है, शोइंग मैनी ऑक्सीजोम्स। तो एक क्रिस्टा के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, क्रिस्टा है क्या, इनफोल्डिंग है इनर मेम्ब्रेन की, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजोम। बस और कुछ नहीं प्रेजेंट है, बहुत कुछ प्रेजेंट है बेटा। यहाँ पे और क्या प्रेजेंट है, चलो एक चीज़ और बना लेते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट है छोटे छोटे पूरा का पूरा जो है एंजाइम्स, बहुत सारे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज़ में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, मतलब रेस्पिरेशन में हेल्प करता है ना। तो इनर मेम्ब्रेन के साथ ऑक्सीजोम के अलावा क्या अटैच्ड होते हैं इनर मेम्ब्रेन के पास, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स। ये आप अभी आगे पढ़ोगे, जब हम पढ़ेंगे ना रेस्पिरेशन इन डिटेल, तो वहाँ पे आप पढ़ोगे ETC ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये जो ब्लू कलर के हमने बनाए हैं, ये क्या है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, और क्या है, प्लस ETS। क्या है, ETS, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये भी आपको समझ में आएगा क्या क्या है क्या, अभी ज़्यादा बर्डन नहीं लेने का। तो आप हम क्या पढ़ेंगे, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसे इनफोल्ड हो गई। ऐसा ही कुछ हमने बैक्टीरिया के अंदर देखा था ना। बताओ बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, सोच के देखो।
क्या बैक्टीरियल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है? सोच के देखो, क्या आपको पता है? बैक्टीरिया बेटा एक प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल। कहाँ बनाई डबल मेम्ब्रेन? एक आउटर एक इनर। एक छोड़ो, दो दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इसके पास, तो बैक्टीरिया में नहीं प्रेजेंट होगी। तो मैम बैक्टीरिया रेस्पिरेशन कैसे कर रहा है? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये कैसे कर रहा है? सॉरी, वो रेस्पायर कैसे करेगा? बेटा यहाँ पे रेस्पिरेटरी एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के पास। वहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं बैक्टीरिया के पास, तो उनके रेस्पिरेशन के एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट हैं? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी ना बैक्टीरियल सेल की वहाँ पे प्रेजेंट है सारे के सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। और वो इसीलिए क्या थी? इनफोल्डेड थी, मीजोजोम बना रही थी ना, किस लिए? ताकि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। ज़्यादा सरफेस एरिया का मतलब क्या है? ज़्यादा एसोसिएटेड रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। ज़्यादा एंजाइम होने का मतलब क्या है? ज़्यादा रेस्पिरेशन। ज़्यादा रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? मतलब रेस्पिरेशन एफिशिएंसी ज़्यादा है तो ज़्यादा एनर्जी वो सेल जो है प्रोड्यूस कर पाएगा व्हेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड। समझ में आ गया? तो बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया के इक्वलेंट कौन सा स्ट्रक्चर है? यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या प्रेजेंट है? रेस्पिरेटरी एंजाइम। कहाँ प्रेजेंट है? इनर मेम्ब्रेन में। वहाँ बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन कहाँ हो रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है यही रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। भूलोगे तो नहीं ना, याद रखना है, भूल गए तो इट्स योर लॉस। चलो, तो ये बेटा माइटोकॉन्ड्रिया का हमने स्ट्रक्चर बना लिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास आपने ध्यान दिया अपना डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए भी है, अपना एमआरएनए, आरएनए, राइबोसोम सब कुछ है इसके पास। और जो राइबोसोम्स हैं वो किस कैटेगरी के हैं, कौन से टाइप के हैं? 70S टाइप के राइबोसोम है। तो ये तो बेटा डिटेल्ड स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया अगर आपको ड्रॉ करना आ जाए, कर लोगे ना आप ड्रॉ? तो ऐसे करना है। और अगर एक क्रिस्टा आ जाए तो क्रिस्टा को बड़ा करके ऐसे बना के दिखा देना। और अगर आपको आ जाए ये सॉरी ऑक्सीजोम आ जाए तो ये हमने ऑक्सीजोम का स्ट्रक्चर बनाया। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताने वाली है कि देखो ये तो मैंने इनर मेम्ब्रेन बनाई है, अगर मैं इसकी आउटर मेम्ब्रेन भी बनाऊँ ना तो बेटा इन मेम्ब्रेन के अंदर ना जगह जगह पे आयन चैनल्स या आयन पंप्स होते हैं ना, वो प्रेजेंट होते हैं। और वो किस चीज़ के बने होते हैं? पोरिन प्रोटीन्स के। तो अगर मैं आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पे ड्रॉ करूँ, दिस इज़ माई आउटर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन ये हो गई ना, ये सपोज आउटर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जगह जगह पे क्या प्रेजेंट है? इसको आगे ले जाओ। इस आउटर मेम्ब्रेन में जगह जगह पे क्या प्रेजेंट है? देयर आर प्रेजेंट पोर्स। ये क्या है? दीज आर प्रेजेंट आयन पंप्स। और आयन पंप्स के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं? चैनल्स। और ये चैनल्स किस चीज़ के बने हुए हैं? पोरिन प्रोटीन्स के। और ऐसे ही चैनल ना इनर मेम्ब्रेन के अंदर भी होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली लेस होते हैं। तो इनर और आउटर मेम्ब्रेन को भी तो आपस में कोऑर्डिनेट करना है ना। जो एटीपीज बनेंगी, अब आप कहोगे एटीपी किधर से आ गई पिक्चर में? बेटा माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये एटीपी ही तो प्रोड्यूस करेगा। किधर करेगा हमें तो पता ही नहीं चला, बताऊं कहाँ करता है? ये जो ऑक्सीजोम्स है ना बेटा, ऑक्सीजोम्स आर एसोसिएटेड विद द एटीपी सिंथेसिस। तो ऑक्सीजोम का फंक्शन क्या होता है बेटा? एटीपी सिंथेसिस करना। क्यों करता है ये एटीपी सिंथेसिस? क्योंकि बेटा ये एटीपी सिंथेटेज मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एक स्टेप होता है। एटीपी फॉर्मेशन जो होता है ना बेटा, वो इसी के अक्रॉस होता है। ये जो है ना, ये F1 पार्टिकल ये एंजाइम की तरह बिहेव करता है। और वो एंजाइम क्या करता है? जो एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है ना, उसको चेंज कर देता है ट्राइफॉस्फेट में। एंड व्हाट इज एटीपी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है? इट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, जो माइटोकॉन्ड्रिया ने बनानी है। तो वो बन गई, फिर उसको वापस सेल में जहाँ रिक्वायर्ड है भेजेंगे नहीं बाहर, तो कैसे भेजेंगे? इनर मेम्ब्रेन में भी तो पोर होंगे, तो इनर मेम्ब्रेन से वो आउटर मेम्ब्रेन के पोर या पंप्स के थ्रू कहाँ चली जाएगी? टू दी सेल वेयर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पे भी उस एटीपी की ज़रूरत होगी। तो एटीपी एक्चुअल में कहाँ बनती है? एटीपी ऑक्सीजोम। यूजुअली क्वेश्चन आए तो एटीपी कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ बनती है? इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वहाँ पे। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कहाँ बनती है? ऑक्सीजोम्स में। ऑक्सीजोम में कहाँ बनती है? ये जो उसका हेड वाला पोर्शन है F1 पार्टिकल, इट बिहेव्स लाइक दी फॉस्फोरिलेज एंजाइम। तो फॉस्फोरिलेज एंजाइम क्या करता है? एडीपी को चेंज करवा देता है एटीपी में। तो वो सारा का सारा काम कहाँ होता है? ऑक्सीजोम में। तो समझ में आया? तो कैसे लिखेंगे हम? एटीपी सिंथेसिस कहाँ होता है?
एटीपी सिंथेसिस कहाँ पे होगा? एटीपी सिंथेसिस ये होता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होगा? जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कहाँ पे होगा? ऑक्सीजोम्स। अब ऑक्सीजोम्स क्या होते हैं? F0 F1 पार्टिकल। यहाँ पे कहाँ होगा? जो उसका हेड होगा ऑक्सीजोम का, हेड बोले तो F1 पार्टिकल। F1 particle behaves as phosphorylase एंजाइम। और ये फॉस्फोराइलेज एंजाइम पता क्या करवाता है बेटा? जो एटीपी कंज्यूम हो चुकी है ना, वो अपने बाय प्रोडक्ट में टूट गई, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनसे हमें क्या बनाना है? दोबारा एटीपी बनानी है। तो ये जो फॉस्फोरिलेज एंजाइम होता है ना, फॉस्फोरिलेज, या इसको हम एक्चुअल में क्या बोलते हैं? इसका नेम होता है एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। ये इसका करेक्ट नेम है, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को किस में चेंज कर देती है? इनटू दी एटीपी। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये जो इसको यहाँ पे भी करेक्ट कर लेते हैं, ये फॉस्फोरिलेज एंजाइम की बजाय आप क्या लिख लेंगे? इसको हटाइए, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि है तो ये एक फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन ना। तो एंजाइम कौन सा होता है? एटीपी सिंथेटेज। और एटीपी सिंथेटेज की तरह बिहेव कौन कर रहा है? कौन बिहेव कर रहा है? ये F1 पार्टिकल। तो F1 पार्टिकल क्या है? दिस इज दी एटीपी सिंथेटेज एंजाइम है ये, और कुछ भी नहीं है। इसीलिए यहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर, डिटेल्ड स्ट्रक्चर आपको माइटोकॉन्ड्रिया का, क्रिस्टे का और ऑक्सीजोम का समझ में आ गया। चलिए अब आगे हम आ जाते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस की तरफ। अब माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन किस किस चीज़ में हेल्प करता है? चलो माइटोकॉन्ड्रिया के ना फंक्शन समझने से पहले ना कुछ इससे रिलेटेड 2-3 बातें और कर लेते हैं। सबसे पहले है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? कि कितना ये इंडिपेंडेंट है, आई मस्ट से, है ना। इंडिपेंडेंस के बारे में अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। कैसी है? इट इज अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनोमस का मतलब समझते हो क्या है? ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग। इसको हम और क्या बोल सकते हैं? सेल्फ रेप्लिकेटिंग। मतलब सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? ये अपने आप इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, आउटसाइड दी सेल नहीं। मतलब अपने सारे काम, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, अपने सारे काम, इसको सेल की से कुछ लेने की जल्दी से ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सेल्फ इंडिपेंडेंट है। सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या है? इट इज़ सेल्फ इंडिपेंडेंट। क्यों है इंडिपेंडेंट? ये अपने सारे काम क्यों कर लेता है? ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्यों है? क्योंकि इसके पास अपना खुद का सेल्फ डीएनए प्रेजेंट है, इसके पास अपना खुद का सेल्फ, उसको मैं सेल्फ लिख रही हूँ, इसके पास अपना खुद का सारे आरएनएस प्रेजेंट है। कौन से? टीआरएनए भी इसके पास है, एमआरएनए भी इसके पास है, आरआरएनए भी इसके पास है, आरएनए भी इसके पास प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। और इसके पास क्या है? अपने राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है, सेल्फ अपने राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है। वो अलग बात है कि थोड़े प्रोकैरियोटिक ओरिजिन के हैं, लेकिन है तो। और ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनता है? कैसे बनता है ये? बाय फिशन, रेप्लिकेट या मल्टीप्लाई बाय फिशन। मल्टीप्लाई बाय फिशन। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 अपने आप मल्टीप्लाई हो जाता है। ये क्यों हो जाता है? मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, इसको रेप्लिकेट होने के लिए इसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? प्रोटीन्स की। प्रोटीन की मशीनरी सारी लेके तो बैठा हुआ है ये। प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए? एमआरएनए चाहिए, टीआरएनए चाहिए, आरआरएनए चाहिए, और क्या चाहिए? राइबोसोम्स चाहिए। अपना खुद का सारा सब कुछ लेके बैठा हुआ है, इसको ज़रूरत ही नहीं है सेल की।
लेकिन ये फिर भी मैं इसको लिखूंगी पूरा ऑटोनोमस नहीं है, इट इज सेमी ऑटोनोमस। थोड़ी बहुत सेल के ऊपर डिपेंडेंसी है। कौन सी डिपेंडेंसी है? कुछ प्रोटीन जो जीनोमिक डीएनए कोड करेगा, जो जो सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए पड़ा है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? जीनोमिक डीएनए। वो भी तो कुछ प्रोटीन, वो भी तो प्रोटीन के लिए कोड करेगा ना, वो कुछ प्रोटीन भी इसको रिक्वायर होते हैं। तो वहाँ पे इसकी थोड़ी सी डिपेंडेंसी सेल के ऊपर भी है और इसको सेल के अंदर रहना भी है, जगह चाहिए, तो इसीलिए ये एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। समझ गए? तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है, क्यों है? इसके पास अपना डीएनए है, अपना आरएनए है, अपने राइबोसोम है, अपने प्रोटीन्स बना सकता है। राइबोसोम है तो अपने ही सेल्फ प्रोटीन्स बना सकता है ये बाय मीन्स ऑफ ट्रांसलेशन, और मल्टीप्लाई कर जाता है बाय फिशन। किसी की ज़रूरत ही नहीं है इसको, फिशन के लिए जो प्रोटीन चाहिए उनको अपने आप कोड कर लेता है ये। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेटा, इसके ऊपर कई बार आपको नोट आ जाता है, ये रीज़न आ जाता है। और क्या है? एवोल्यूशन। अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया की हम एवोल्यूशन पढ़े ना, तो कुछ लोग कहते हैं, एक है बेटा जिसको हम क्या बोलते हैं? एंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस। अगर इसकी एवोल्यूशन के बारे में मैं बात करूं, एवोल्यूशन, तो एवोल्यूशन में क्या चीज़ मेन है? यहाँ पे है एक एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस। ये एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस क्या कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअल में क्या थे? दीज वर सम बैक्टीरियाज। बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो इन बैक्टीरिया को किसी यूकैरियोटिक सेल ने एनगल्फ कर लिया। माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट के लिए भी यही ट्रू है, उसकी भी एवोल्यूशन में सेम रिपीट करूंगी मैं, तो यहीं पे पढ़ लो एक ही जगह कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो बैक्टीरिया थे, इंडिपेंडेंट बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया को यूकैरियोटिक सेल ने एनगल्फ कर लिया। अब उन्होंने खा लिया, मतलब उसने एनगल्फ कर लिया, तो धीरे 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 बस ये बाहर निकले ही नहीं, इनका वहाँ पे दिल लग गया, ये वहीं पे बैठ गए, वहीं पे रहना शुरू हो गए। तो वहीं पे ये ऑर्गेनल का फॉर्म लेके और वहीं पे उसके अंदर रहना इन्होंने शुरू कर दिया, और एक यूकैरियोटिक सेल का क्या बन गए? कंपोनेंट बन गए। तो इनकी एवोल्यूशन एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस क्या कहती है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया एक टाइम पे क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया एक टाइम पे क्या थे? बैक्टीरिया थे। इन बैक्टीरिया को यूकैरियोटिक सेल ने एनगल्फ कर लिया और ये वहाँ जाके रहने लग गए, तो ये एंडोसिम्बायोंट बन गए। एंडो का मतलब अंदर, सिम्बायोंट का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ के साथ जब हम म्यूचुअल रिलेशनशिप बना के रहते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को भी सेल से कुछ फ़ायदा हो रहा था, जगह मिल गई रहने के लिए, प्रोटेक्शन मिल गई, और सेल को भी माइटोकॉन्ड्रिया से फ़ायदा हो रहा था, भाई इसके लिए पूरी एटीपी प्रोड्यूस कर दी, पूरा पावर हाउस बन के बैठ गया। तो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में दोनों रहने लग गए। तो ये इसकी एवोल्यूशन के बारे में है, ये एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस है। और ये कितना सच है, इसके फेवर में कुछ पॉइंट्स भी दिए गए, क्योंकि बैक्टीरिया क्या होते हैं? इन्होंने क्या कहा? माइटोकॉन्ड्रिया वर वंस अपॉन अ टाइम वर दीज वर बैक्टीरियाज। तो क्या फीचर है इनमें बैक्टीरिया वाले? नंबर एक चीज़, क्या चीज़ बता रही है कि ये बैक्टीरिया थे? मल्टीप्लाई बाय फिजन। मल्टीप्लाई बाय फिजन। भैया फिजन कौन शो करता है? बाइनरी फिजन। किसमें देखने को मिलता है हमें? बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया का फीचर है ये मल्टीप्लाई करने का, और यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये फीचर मिल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिशन। इसका मतलब ये कैरेक्टर इसमें कहीं ना कहीं ये कभी बैक्टीरिया रहा होगा। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ 70S राइबोसोम्स। भाई माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल है, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल में कैसे राइबोसोम मिलते हैं? ATS। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने राइबोसोम है अलग, जो यूकैरियोटिक नहीं है। कैसे हैं? दीज आर प्रोकैरियोटिक, 70S हैं, प्रोकैरियोटिक इन ओरिजिन। तो ये दो पॉइंट ही हमें क्या बता रहे हैं कि भैया कहीं ना कहीं ये जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है ये ठीक भी हो सकती है, बट इट वॉज जस्ट अ हाइपोथेसिस। तो इसकी एवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है, तो मैंने आपको पढ़ा दिया। तो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है, क्यों है? वो सारे पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं। एंडोसिम्बायोट थ्योरी इनकी एवोल्यूशन के बारे में क्या बोल रही है वो मैंने आपको समझा दिया। नाउ कमिंग ऑन टू दी फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। क्या फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का? इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, पता है ना, एटीपी प्रोडक्शन यहीं पे होता है। और क्या बोलेंगे? इट इज द साइट ऑफ
एरोबिक रेस्पिरेशन, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। और किस चीज़ में हेल्प करता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया? मसल में प्रेजेंट होता है ना, मसल के जो दो मैंने वो बताए थे आपको कि एक्टिन मायोसिन प्रोटीन के जो फिलामेंट्स होते हैं उनके बीच में सैंडविच्ड होता है ये, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी पार्टिसिपेट करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन। उसके अलावा कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, उसके अलावा कुछ जो मैक्रोमोलिक्यूल है लाइक साइटोक्रोम हो गया, क्लोरोफिल हो गया, उनकी फॉर्मेशन के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड्स intermediates, or you can say that the raw materials for the formation of chlorophyll, for the formation of chlorophyll, cytochrome एट्सेट्रा। इसके अलावा क्या बनाता है, कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनते हैं इसकी मैट्रिक्स में, प्रोटीन्स इन दी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। फंक्शन तो बेटा और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो फंक्शन आपको कब समझ में आएंगे, क्योंकि बहुत सारे इंटरमीडिएट्स जो बनते हैं ना, टीसीए साइकिल, क्रेब्स साइकिल जब हम पढ़ेंगे, ग्लाइकोलिसिस, वो सब चीज़ें जब हम पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे देखना टीसीए साइकिल के लिए बहुत सारे एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। चलो लिख देती हूँ, आपको भी पता ही नहीं होगा, एंजाइम्स फॉर क्रेब्स साइकिल, या जिसको हम क्या बोलते हैं, टीसीए साइकिल। ये क्या होता है, जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे ये कुछ स्टेप्स हैं, कुछ साइकिल्स हैं, वहाँ पे इनको पढ़ेंगे, तो इन साइकिल के लिए भी जो एंजाइम्स होते हैं वो कौन प्रोवाइड करता है, दीज आर प्रोवाइडेड बाय दी माइटोकॉन्ड्रिया। और भी बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन ये मेजर फंक्शन है बस जो आपको याद रखने, इसके अलावा इफ बट सब भूल जाओ, ज़्यादा बात जो है एनसीईआरटी के अंदर भी नहीं की गई। तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड हमने क्या करना है, सबसे ज़्यादा एम्फेसिस आपको डालना है इसके स्ट्रक्चर पे, इसके फंक्शंस पे, इसकी ऑटोनॉमी पे। एवोल्यूशन तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि चलो एक इंटरेस्ट पता होना चाहिए, कभी ऐसी कोई चीज़ कहीं से आ जाए तो आप कोरिलेट कर पाओ कि एक कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में है। तो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट दी माइटोकॉन्ड्रिया। हैव अ गुड डे।